मेरा नाम वीणा है। हम अपना पुराना शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। यह नहीं जानते थे कि यहाँ पर भी हमारा अतीत पीछा कर रहा है। मेरी मम्मी ने इस शहर में आने के बाद एक कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक दिन मैं अपने स्कूल से डायरेक्टली मम्मी के ऑफिस ही आ गई थी। मैंने सोचा कि अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादातर बिजी ही रहती थीं। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी मम्मी वहाँ काम नहीं कर रही थीं, बल्कि वह तो एक चाय वाले के साथ। मैंने जब से होश संभाला था, एक छोटे से घर में खुद को और अपनी माँ को देखा था। हम दोनों माँ बेटी हमेशा अकेले ही रहते थे। मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मी मुझे घर में बंद करके खुद ना जाने कहाँ चली जाती थी और दोपहर के बाद वापस आती थी। मैं छोटी थी, इसी वजह से मैं सारा दिन रोती रहती थी। मुझे अपनी मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मगर जब शाम को मेरी मम्मी घर आई और मुझे सीने से लगा लेती तो मुझे खुद से अलग नहीं होने देती थी। मेरे लिए खाना बनाती, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। फिर मुझे मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी ने मेरा स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने जब स्कूल जाना शुरू किया तब भी मम्मी ना जाने कहाँ चली जाती थी, और जब मेरा छुट्टी का समय होता तो वह मुझे खुद स्कूल से वापस लेकर आती थी। मैं स्कूल से वापस आकर मम्मी को पूरे दिन की कहानी सुनाती कि मैंने स्कूल में आज क्या क्या किया और क्या नहीं किया। मम्मी मेरी सारी बातें सुनकर खूब खुश हो जाती थीं। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मेरी सारी फ्रेंड्स स्कूल में अपने अपने पापा के बारे में बातें करती थीं। कोई कहती थी कि उसके पापा उसको घुमाने ले जाते हैं, तो कोई कहती थी कि उसके पापा उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। एक दिन मेरी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम अपने पापा के साथ कहाँ घूमने जाती हो। लेकिन मैं उनको क्या बताती, क्योंकि मेरे पापा होते तो मैं उनको कोई जवाब देती। मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैंने ना कभी अपने पापा को देखा था और ना ही कभी उनके बारे में कोई बात सुनी थी। कभी मम्मी ने भी मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही मैंने अपनी मम्मी से कभी अपने पापा के बारे में कुछ पूछा था। उस दिन घर आकर मैंने मम्मी से पापा के बारे में पूछ लिया था, मगर मेरे पूछते ही मम्मी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे कह दिया कि आइंदा तुम उनके बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। मगर मैं कैसे नहीं पूछती, वह मेरे पिता थे। मैं अपने पिता के बारे में अपनी माँ से नहीं पूछती तो फिर किससे पूछती। मैं अपनी माँ के लाख समझाने के बावजूद भी उनकी बात को समझी नहीं थी, और फिर हर दूसरे तीसरे दिन अपनी मम्मी से पापा के बारे में कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक दिन तो मैंने मम्मी से कह दिया था कि मुझे अपने पापा के पास जाना है। मम्मी ने मुझसे गुस्से में कहा था कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मुझे अपनी मम्मी की इस बात पर गुस्सा भी आया था कि मम्मी आखिर ऐसा क्यों कह रही है। अगर पापा मर भी गए तो मम्मी को यही बात इतने गुस्से में कहने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी मैं अकेले घर से बाहर दोस्तों के घर चली जाती तो मम्मी मुझे बहुत डांटती थी और मुझसे कहती थी कि घर से बाहर मत जाया करो, मैं भी इसी वजह से ही बर्बाद हुई हूँ। मैं अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि आखिर बाहर अपने दोस्तों के घर जाने में क्या परेशानी है, मगर अपनी मम्मी की बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। भला वह घर से बाहर जाने की वजह से कैसे बर्बाद हो सकती है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी एक फैक्ट्री में नौकरी करती है। वैसे तो मेरी मम्मी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, फैक्ट्री में भी उनका कुछ काम ऐसा ही था। वह इतने पैसे कमा लिया करती थी कि हम दोनों माँ बेटी का अच्छे से गुजारा हो जाता था, और अपनी कमाई से वह मेरी पढ़ाई भी करवा रही थी। अब जैसे जैसे मैं समझदार हो रही थी, मुझे अपनी मम्मी पर तरस भी आता था कि कितनी मुश्किल से वह मुझे कमाकर खिला रही थी और मुझे पढ़ा रही थी। अब मुझे अपनी मम्मी की कदर होने लगी। मैं पहले से ज़्यादा अपनी मम्मी से नरमी से बात करती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मैं जवान हो गई और अब मैं हाई स्कूल में आ चुकी थी। लगभग मेरी उम्र 16 साल हो गई थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। उस दिन मैं सुबह सुबह सोकर उठी तो देखा कि घर में बहुत शोर हो रहा है। पड़ोस की ही एक औरत आकर मेरी मम्मी से ना जाने किस बात का झगड़ा कर रही थी। मैं जल्दी से घबराते हुए अपने कमरे से बाहर गई। सामने एक औरत खड़ी हुई, मेरी मम्मी को ना जाने कैसी कैसी बातें सुना रही थीं। मुझे इस औरत पर गुस्सा आने लगा और मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, मगर वह गुस्से से मेरी मम्मी की तरफ देखकर उन्हें बुरा भला कहे जा रही थी। कह रही थी कि तुम दोनों माँ बेटी बहुत बुरी हो। तुम लोगों की ऐसी ही हरकतों की वजह से तो मोहल्ले में तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता। वह औरत
कुछ और भी बोलने वाली थी। तभी मेरी मम्मी ने उसे इशारा कर दिया और वह खामोश हो गई थी। कोई तो ऐसी बात थी जो मेरी मम्मी मुझसे छुपा रही थी। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मैं घर के काम काज भी कर लिया करती थी। एक दिन मैं बैठी हुई पुरानी बातें सोच रही थी कि मैंने अपनी मम्मी के साथ पहले कितना कड़ा वक्त गुजारा है। आसान वक्त तो अभी भी नहीं था, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और मम्मी की बहुत मदद कर दिया करती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी बेफिक्र हो गई थी और उन्हें आराम भी मिल जाता था। सारे काम समेटकर मैं कमरे की तरफ जाने लगी। अचानक मुझे मम्मी के कमरे की तरफ से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम से घबरा गई थी। मेरे माथे पर पसीना आने लगा था। न जाने क्यों मेरी मम्मी रो रही थी। मेरे पेट में हॉल होने लगी थी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरी मम्मी ने अचानक से कुछ छुपा लिया था। मैं हैरत से मम्मी की तरफ देखकर पूछने लगी कि मम्मी क्या हुआ है, आप मुझसे क्या छुपा रही हो? मगर मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वह मुझसे अपने कमरे में जाने का कहने लगी। मैं मम्मी के चेहरे की तरफ देख रही थी, जहां से साफ पता चल रहा था कि मम्मी काफ़ी देर से रो रही थीं। मैंने फिर से मम्मी से पूछा था, मगर मम्मी ने इस बार भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और जब मैं उनके कमरे में खड़ी रही तो उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और वह कहने लगी कि मेरे कमरे से चली जाओ, मैं अभी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मम्मी की बात सुनकर मैं वहाँ से आ गई थी, मगर मुझे हैरत हो रही थी। मम्मी ने आखिर मुझसे क्या छुपाया था? हम घर में 2 मेंबर ही तो रहते थे। ऐसा भी क्या था जो मम्मी ने अपनी बेटी से छुपा लिया? मेरी मम्मी तो मुझे अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ दिखाती थी। मैं यही सोचते सोचते अपने कमरे में आकर सो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह मम्मी मुझे उठाने के लिए कमरे में आ गई। मैं अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। मम्मी मुझे कुछ परेशान लग रही थी। मैंने इस बार भी मम्मी से सवाल किया कि आप क्यों परेशान हो, मगर मेरी मम्मी ने अभी भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया था और परेशानी भरे एक्सप्रेशन देते हुए बस मुझे वह देखती रही। मैं जल्दी से उठी और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। मम्मी भी कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने जल्द ही नाश्ता किया और स्कूल जाने के लिए निकल गई। मैंने घर से बाहर कदम रखा ही था कि मोहल्ले वाले मुझे बड़ी अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं उनसे नज़रें चुराते हुए स्कूल आ गई, मगर मैं परेशान थी। वो सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मैं अपने क्लासरूम में ऐसे ही बैठी हुई थी। मेरी क्लास में कोई दोस्त नहीं थी। मैं दोस्त बनाना चाहती थी, मगर मम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मुझे अपनी कोई दोस्त नहीं बनानी। इस वजह से ज़्यादातर मैं अकेली ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी कोई दोस्त होती जिससे मैं अपने दिल का कुछ बोझ हल्का कर सकती, क्योंकि इस समय मैं परेशान हूँ। स्कूल से जब छुट्टी हुई तो मैं घर आने लगी तो मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का एक लड़का मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैं उसकी तरफ गई और कहने लगी कि मुझे इतने गौर से क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है क्या? तो वो कहने लगा कि जी, आपका चेहरा देखना अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे डांट दिया। वह हंसकर कहने लगा कि कोई बात नहीं, शायद आपका डांटने का मन कर रहा था। मैं बड़ी हैरानी से उसे देखने लगी। वह वहीं पर खड़ा हुआ था और मैं गुस्से में चलती हुई अपने घर के अंदर आ गई थी। जैसे ही मैं घर के अंदर आई तो यह देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी मम्मी भी परेशान बैठी हुई थी। मैंने कहा, क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हुई हो? वह इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कहने लगी कि हम किसी भी दूसरे शहर चले जाएंगे, मगर अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं सिर हिलाते हुए मम्मी के पास बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि आप ऐसा क्यों कह रही हो और हम यह शहर छोड़कर आखिर कहाँ जाएंगे? मम्मी कहने लगी कि हम कहीं भी जाएं, मगर यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे आस पड़ोसी अब हमें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। हम किसी दूसरी कॉलोनी में भी जाकर रहेंगे तो यहाँ का कोई भी पड़ोसी हमें देख ही लेगा, क्योंकि यह कॉलोनी बहुत बड़ी है। अगर हम यहाँ कहीं आसपास चले गए तो हमारा किसी न किसी से सामना हो ही जाएगा। मुझे गुस्सा आने लगा। कॉलोनी वालों का राज है क्या जो हमें वो निकाल देंगे? मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि आखिर हमारे आस पड़ोसियों को हमसे प्रॉब्लम क्या है। हमारा तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ, फिर भी हमारे पड़ोसी हमेशा हम माँ बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। हर टाइम कोई न कोई औरत आकर मेरी मम्मी से झगड़ा करने लग जाती थी। मम्मी भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताती थी
कि वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं यही सोच रही थी कि इतनी ही देर में मुझे बाहर से औरतों की आवाज़ें आने लगीं। वो लोग मेरी मम्मी से कह रही थीं कि तुम इस मोहल्ले से कब निकल रही हो। मेरी मम्मी परेशान होते हुए उनको बता रही थी कि हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। वो औरतें मम्मी को बातें सुनाती हुई वहाँ से चली गईं। मैं गुस्से से जलती हुई अपनी मम्मी की तरफ गई। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि हम मोहल्ले वालों के नौकर नहीं हैं कि वो जैसा हमसे कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो मम्मी मुझसे कहने लगी, लेकिन ये लोग हमें यहाँ से निकाल कर ही रहेंगे क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। यही वजह है कि यह लोग हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। मुझे तो ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आखिर यह भी क्या हमें यहाँ से निकालने की वजह थी। लेकिन अब मैं भी इस कॉलोनी में नहीं रहना चाहती थी। मैं भी इस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी। मैंने मम्मी से कह दिया था कि आप मुझे जहाँ लेकर जाओगी हम लोग वहीं चले जाएंगे। अगले दिन हम जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगे क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि हम लोग दिल्ली शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पर मेरी मम्मी को आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी। कॉलोनी की औरतें कहने लगीं कि अब हमारी कॉलोनी से मनहूसियत चली जाएगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैं इस कॉलोनी से खामोशी से ही निकल जाना चाहती थी। हम लोग तो घर छोड़कर, वो शहर छोड़कर दिल्ली शहर में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ आने के बाद मेरी मम्मी के चेहरे पर कुछ सुकून होता था। हम दोनों माँ बेटी ने अपने लिए यहाँ किराए पर फ्लैट भी ले लिया था। मेरी मम्मी ने भी जॉब की तलाश करना शुरू कर दी थी और अब मेरा भी एडमिशन होना था। अभी तो मैंने सिर्फ हाई स्कूल ही कंप्लीट किया था और फिर कुछ समय तक नौकरी तलाश करने के बाद मेरी मम्मी को एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी और उन्होंने मेरा एडमिशन फर्स्ट ईयर में करवा दिया था। मेरी मम्मी यहाँ आने के बाद सुकून से रहने लगी थी। मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा खुश इस बात पर थी कि उन्हें जिस कंपनी में नौकरी मिली थी वहाँ के बॉस एक बहुत अच्छे इंसान थे। मम्मी ने बताया था कि उनके बॉस उन पर बहुत मेहरबान है। वह उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है क्योंकि वह एक ऐसे इंसान है जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बेसहारा होते हैं। मेरी मम्मी ने उन्हें बताया था कि हम दोनों माँ बेटी का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। बॉस ने कहा था कि आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे कोई रिश्ता नाता ना होने पर भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। मेरी मम्मी को इस कंपनी में नौकरी करते हुए अभी 1 महीना होने वाला था। बॉस ने मेरी मम्मी को 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दे दी थी। मेरी मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि उस सैलरी से उनकी काफ़ी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई थीं। अब मेरी मम्मी की सैलरी मिलने का दिन आ गया था। मम्मी ने कहा था कि बॉस बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझसे कहा है कि कल आकर अपनी सैलरी ले जाना। मम्मी कहने लगी कि कल जब मैं सैलरी लेकर आऊँगी तो तुम्हें अपने साथ मार्केट लेकर चलूँगी। काफ़ी टाइम से तुमने शॉपिंग नहीं की, मैं तुम्हें यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करवा दूँगी। मैंने मम्मी से कहा था कि ठीक है, कल हम दोनों मार्केट चलेंगे। स्कूल से आने के बाद मैं घर पर बड़ी बेसब्री से मम्मी का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि हम दोनों माँ बेटी को आज शॉपिंग करने के लिए जाना था। लेकिन यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि जिस समय मेरी मम्मी घर पर आई थी उस समय उनका मूड बहुत ऑफ था। वह घर के अंदर आते ही अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मैं जैसे ही मम्मी के कमरे की तरफ गई तो यह देखकर दंग रह गई कि मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं काफ़ी देर तक वहीं जमकर खड़ी रही थी। मैं दरवाज़ा बजाने के बारे में सोच रही थी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं बजाया और फिर मेरे कानों में पड़ने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मम्मी कमरे के अंदर फूट फूट कर रो रही थी। उनके रोने की आवाज़ बाहर तक मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरी समझ नहीं आया था कि मम्मी कमरे के अंदर क्यों रो रही है। मम्मी ने तो कहा था कि आज उन्हें सैलरी मिलेगी और वह मुझे मार्केट शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाएंगी। अचानक से मम्मी को क्या हो गया था। मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं मम्मी का ऑफिस में किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया, या बॉस ने तो मेरी मम्मी से कुछ नहीं कह दिया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बजा दिया। काफ़ी देर के बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। मम्मी के चेहरे से साफ साफ नज़र आ रहा था कि वह रो रही है। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आप क्यों रो रही हो? तो मम्मी साफ साफ मुकर गई थी और कहने लगी कि नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने मम्मी से कहा कि चलिए मैं आपको डॉक्टर के लेकर चलती हूँ। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के नहीं जाना,
तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने कहा, मम्मी लेकिन हमें तो शॉपिंग के लिए जाना था ना। मम्मी कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। यह कहते हुए मम्मी ने धड़ाम से मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। न जाने मेरी मम्मी को क्या हो गया था। पिछले 2-3 दिन तक मैं नोटिस करती रही थी कि मम्मी का मूड बहुत खराब है। वह चुप चुप सी रहने लगी थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मम्मी मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। अपने कमरे के अंदर आकर वह न जाने क्यों रोती रहती थी। लेकिन मैंने भी कई बार देखा था कि मम्मी जब भी रोती थी, उनके हाथ में कोई चीज़ होती थी और वह उस चीज़ को मेरे कमरे के अंदर जाते ही छुपा लिया करती थी। ऐसा पहले भी हो चुका था। मैं अपनी मम्मी को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकती थी। कुछ दिन गुजरे थे। मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल से घर नहीं जाती हूँ, बल्कि स्कूल से अपनी मम्मी के ऑफिस चली जाती हूँ। एक बार मुझे मम्मी ने अपने ऑफिस का एड्रेस भी बताया था, इसलिए मैंने मम्मी के ऑफिस के लिए ही टैक्सी कर ली थी और मैं वहाँ पर चली गई थी। मैं चाहती थी कि आज मैं अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँ। हम दोनों एक साथ लंच करें, क्योंकि जिस टाइम पर मैं उनके ऑफिस जा रही थी वह लंच टाइम था। इस टाइम पर मेरी मम्मी फ्री होती होंगी। मैं यही सोचते हुए अपनी मम्मी के ऑफिस पहुंच गई थी। लेकिन मैं जैसे ही वहां पर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं अपनी मम्मी के केबिन में जाने ही वाली थी जब दरवाजे पर ही मुझे बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरी मम्मी उस इंसान से कह रही थी, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत परेशानियां बर्दाश्त की हैं। तुम्हें नहीं पता कि साल में कितनी मुश्किल से गुजरे हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बातें सुन सकी थी, क्योंकि केबिन के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो गए थे और आपस में बातें करने लगे थे। उन लोगों के शोर की वजह से मैं अंदर से आने वाली आवाज़ों को ठीक से नहीं सुन पाई थी। लेकिन जिस इंसान से मेरी मम्मी इस तरह की बातें कर रही थी, वह जब थोड़ी ही देर के बाद उनके केबिन से निकलकर आया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। यह कोई चाय वाला था, क्योंकि इसके हाथ में चाय के खाली कप थे और इस चाय वाले के साथ आखिर मेरी माँ इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। यह बड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर वहां से चला गया था। इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैं अपनी मम्मी के केबिन में गई तो देखा कि मम्मी का चेहरा भी अफसोस से भरा हुआ था। मैं मम्मी को देखकर घबरा गई थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, क्या हुआ है आपको? मेरी मम्मी ने जब मुझे देखा तो वह चौंक गई और कहने लगी कि बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम्हें तो पता है कि 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें सीधा घर जाना चाहिए था। मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आपके साथ लंच करना चाहती हूँ, हम लोग बाहर लंच करेंगे। मगर मेरी मम्मी तो न जाने क्यों इतना घबरा रही थीं। उन्होंने जल्दी से मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने मम्मी से कहा कि मैं आपके साथ लंच किए बिना नहीं जाऊँगी। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो। मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में ही मेरी मम्मी के बॉस उनके केबिन में आ गए थे। जब उन्होंने मुझे मम्मी के साथ देखा तो मम्मी ने उनको मेरा इंट्रोडक्शन दिया। वह कहने लगे कि बेटा, तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं अपनी मम्मी को लंच करने लेकर जाना चाहती हूँ। उन्होंने मम्मी से कहा, तो फिर आप चली क्यों नहीं जाती? वैसे भी आपके ड्यूटी ऑफ होने में सिर्फ 1 घंटा ही रह गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप टाइम से पहले अपनी बेटी के साथ चली जाएंगी तो। बॉस की बात सुनकर मेरी मम्मी मेरे साथ चलने पर मजबूर हो गई थी। ना जाने क्यों मम्मी ऐसी अजीब अजीब रिएक्शन दे रही थी। मैंने देखा था कि मेरी मम्मी के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी। मेरी मम्मी ने अपने बॉस को थैंक यू बोला और हम लोग वहाँ से निकल आए थे। मैंने देखा कि जब मैं अपनी मम्मी के साथ उनके ऑफिस के गेट से बाहर निकल रही थी तो अचानक ऑफिस के गेट पर ही कुछ मिनट के लिए मेरी मम्मी सीधी खड़ी हो गई थी। मैं अपनी मम्मी को देखकर हैरान हुई। मैंने देखा कि मेरी मम्मी सामने चाय वाले होटल की तरफ देख रही थीं। मैंने मम्मी से कहा कि क्या हुआ मम्मी, आप उधर क्या देख रही हो? अचानक मेरी बात सुनकर मम्मी होश में आई थी और कहने लगी कि नहीं नहीं, चलो हम चलते हैं। और फिर हम दोनों माँ बेटी वहाँ से निकलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले गए थे जहाँ पर हमने लंच किया था।
लेकिन वहाँ पर भी मैंने नोटिस किया था कि मम्मी कुछ खोई खोई सी है। फिर हम लोग वहीं से घर आ गए थे। मैं तो अपनी मम्मी को खुश देखना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ मेरी मम्मी है ही नहीं। रात के समय हम दोनों माँ बेटी अपने अपने कमरे में मौजूद थे। मुझे सुबह को स्कूल भी जाना होता था, इसके लिए मैं जल्दी अपने कमरे में आकर लेट जाती थी। मेरी मम्मी भी पूरे दिन की थकी हुई होती थी, वह भी अपने कमरे में चली जाती थी। अचानक मुझे याद आया कि मुझे मम्मी से अपने स्कूल की फीस लेनी है। सुबह मुझे याद रहे या न रहे, इसलिए मैं अभी लेकर रख लेती हूँ। मैं यही सोचते हुए मम्मी के कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो यह देखकर मैं दंग रह गई कि आज फिर से मम्मी ने मुझे देखते ही कुछ छुपा लिया था और वह जल्दी से अपनी आंखों के आंसू साफ करने लगी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मम्मी ज़रूर मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही है, क्योंकि ऐसा मैंने मम्मी को एक बार नहीं बल्कि कई बार करते हुए देख लिया था। वह रो रही होती थी और मुझे देखते ही कोई चीज़ छुपा लिया करती थी। आखिर यह क्या चीज़ थी और मेरी मम्मी क्यों रोती रहती थी? कई दिनों से मैं देख रही थी, वह परेशान थी, मगर मैं उनकी बेटी थी। वह मुझे भी तो अपनी परेशानी बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती थी। ना जाने क्या बात थी, आज मैंने अपनी मम्मी की ऐसी हरकत देखकर उनसे कोई सवाल नहीं किया था। मैंने अपनी मम्मी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे कल सुबह स्कूल जाना है, शायद मुझे आपसे पैसे लेने याद ना रहे, इसलिए मेरी फीस के पैसे दे दीजिए। मेरी मम्मी उठी और उन्होंने मुझे पर्स से निकाल कर पैसे दे दिए थे। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं कही थी और मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। सारी रात मुझे यही सोचते सोचते नींद नहीं आई थी कि आखिर मम्मी को प्रॉब्लम क्या है। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। फिर से मुझे किसी अर्जेंट काम के लिए अपने मम्मी से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाना पड़ गया था। मैं जैसे ही मम्मी के ऑफिस के अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि मुझे किसी ने आवाज़ लगाई है। यह आवाज़ बहुत भारी भरकम थी और किसी मर्द की आवाज़ थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो यह तो वही चाय वाला आदमी था जिसको मैंने उस दिन अपनी मम्मी के केबिन से निकलते हुए देखा था और शायद मेरी मम्मी से बातें भी कर रही थी। मगर इसको मेरा नाम कैसे पता था, मैं यही सोच रही थी। जब मैंने उससे कहा कि जी, तो वह मुझसे कहने लगा कि 2 मिनट मुझसे बात कर सकती हो। मैंने उसे गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब दे दिया था। वह मुझे अपने चाय के होटल की तरफ ले गया था। उसका होटल मेरी मम्मी के ऑफिस के ठीक सामने ही बना हुआ था और इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग चाय पीते थे वह इसी होटल से जाती थी। वह चाय वाला आदमी मुझे बड़ी गौर गौर से देख रहा था। मैंने उससे कहा कि अब बताओ भी क्या बात है, तो वह कहने लगा, तुम आज भी उतनी ही प्यारी हो जितनी बचपन में हुआ करती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? तो वह कहने लगा कि वीणा, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बेटा, उसकी बात सुनकर मैंने उसे शॉक्ड होकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसकी ऐसी बात पर ना जाने क्यों मेरी एक जोरदार हंसी निकल गई थी और मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, आपको आज मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी? तो वह कहने लगा कि नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम सच में मेरी बेटी हो। तुम ये बात चाहे तो अपनी मम्मी से पूछ सकती हो। मैं उस आदमी की बात को इग्नोर करते हुए पलटकर वापस आने लगी थी। जब उसने कहा कि तुम्हारा जन्म 2 मार्च 2008 राजस्थान में ही हुआ था ना, इस बात पर मेरे कदम वहीं पर रुक गए थे और मैंने फिर से पीछे पलटकर देखा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। मैंने कहा, आपको ये बात कैसे पता? तो वह कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम चाहो तो इस बारे में अपनी माँ से पूछ लेना। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया कि मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया था? उस दिन जब मैंने तुम्हें यहाँ से तुम्हारी माँ के साथ निकलते हुए देखा तो मैं तभी समझ गया था कि तुम मेरी बेटी वीणा ही हो। तुम जवान हो गई हो। जब तुम 2 महीने की थी तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम बहुत मासूम हो बेटा। यह कहते हुए वह मेरे सिर पर हाथ रखने आ रहे थे, मगर मैं उनसे पीछे हट गई। मैं तो उनकी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरे अंदर कोई भी सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं रही थी। मैं फौरन ही वहां से अपने घर चली आई थी। उस चाय वाले की बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग तो दर्द से फटा जा रहा था। क्या वह आदमी सही कह रहा था? मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपनी मम्मी पर नज़र रखनी होगी और इस चाय वाले पर भी, क्योंकि उस दिन
जो मैंने उसे मम्मी से बातें करते हुए सुना था, शायद इन बातों का यही मतलब हो सकता है। और फिर मेरी मम्मी भी तो चोरी चुपके रोती रहती है। रात के टाइम पर जब मम्मी घर आई तो मैंने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खुद ही मम्मी की परेशानी जानकर रहूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी की परेशानी चाय वाला ही है। मम्मी घर आई तो हम दोनों माँ बेटी ने एक साथ खाना खाया था। अभी भी मम्मी खोई खोई सी रहती थीं। एक दिन मुझे साइबर कैफ़े पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करवाने थे, इसलिए मैं मम्मी के साथ साइबर कैफ़े चली गई थी। वो संडे था जब मेरी मम्मी की छुट्टी थी। अब मम्मी ने मुझे मोबाइल भी लेकर दे दिया था, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी को कांटेक्ट करने में पहले बहुत दिक्कत होती थी। जैसे ही हम उस साइबर कैफ़े के अंदर एंटर हुए, अचानक मम्मी घबराने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना काम करवाओ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मम्मी दुकान से बाहर चली गई थीं। ऐसा तो मम्मी हर बार ही करती थीं, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मेरा ध्यान उस चाय वाले आदमी की बात पर गया, तब मैंने सोचा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैं बाहर निकलकर अपनी मम्मी को देखने लगी थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी एक तरफ को खड़ी हुई थी और किसी लड़के से बातें कर रही थी। मगर यह लड़का कौन था, इसका चेहरा मुझे साफ नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा मेरी मम्मी के कोई ऑफिस का होगा। ये सोचते हुए मैं दोबारा से दुकान के अंदर आ गई थी और अपना काम करवाने लगी थी। अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए मुझे वहां अपना मोबाइल नंबर देना था, जिस पर OTP आना था। मेरा काम हो गया और फिर फाइनली मम्मी और मैं घर आ गए थे। मैंने देखा था कि रात के टाइम पर मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो कॉल पर एक लड़का बोल रहा था। मैंने उसे कहा था कि आप कौन हो? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मेरे साथ शादी होने वाली है। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? उसने अपनी बात कहकर फ़ोन काट दिया था, मगर मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैंने दोबारा उस नंबर पर डर की वजह से कॉल नहीं की। मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी और सोचा कि लोग इसी तरह लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास तो मोबाइल पहली बार आया है, इसलिए मुझे इस मोबाइल को बड़ी सावधानी के साथ इस्तेमाल करना होगा। मगर सुबह के समय तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब मम्मी और मैं नाश्ता कर रहे थे और मम्मी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैं मम्मी की बात सुनकर चौंक गई थी। मैंने उन्हें कहा कि मम्मी, आप यह क्या कह रही हो? मेरी शादी इतनी जल्दी? अभी तो मेरा इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ और अभी मेरी शादी की उम्र भी नहीं है। मम्मी कहने लगी कि बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगी। बस तुम अपना यही साल पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। मम्मी की बात सुनकर तो मैंने रोना शुरू कर दिया था, मगर मेरी मम्मी को मेरे रोने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मम्मी अपने ऑफिस जा चुकी थी। न जाने मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। फिर मुझे उस चाय वाले की याद आ गई, क्योंकि अभी भी उसकी बातों से मेरा ध्यान हट नहीं रहा था। उसने बातें ही मुझे कुछ ऐसी बताई थीं। मम्मी ऑफिस चली गई तो आज मैं उनका पीछा करते हुए उनके ऑफिस चली गई थी और स्कूल नहीं गई थी। मैं छुपते हुए मम्मी के ऑफिस गई थी ताकि मुझे मम्मी देख न ले। मैं मम्मी का पीछा करते करते ही उनके ऑफिस तक पहुंच गई थी। मुझे वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। मैंने देखा कि ऑफिस के गेट पर ही मम्मी को चाय वाले आदमी ने रोक लिया था और वह मेरी मम्मी से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो कविता, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई, बिल्कुल तुम पर गई है। अपनी उस बेटी के खातिर ही मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों तुम हमेशा मेरा तमाशा बनाते रहते हो? मैं और मेरी बेटी बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। एक लंबा समय हमने तुम्हारे बिना गुजार दिया। अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर क्या करना चाहते हो? उन लोगों की यह बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि चाय वाला आदमी ही मेरा पिता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बड़ी सी गाड़ी में कंपनी के बॉस आए थे और जब वह अपनी गाड़ी से उतरकर ऑफिस के अंदर जाने लगे तो उन्होंने चाय वाले और मेरी मम्मी को आपस में बातें करते हुए देखा। उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि क्या हुआ कविता,
आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मम्मी अनजान सी शक्ल बनाने लगी। बॉस ने जब चाय वाले की तरफ देखा तो उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपना काम करो। मैं कई बार तुम्हें देख चुका हूँ, तुम कविता जी से बहुत बातें करते हो। कविता जी आखिर यह आपसे इतनी बातें क्यों करता है? उसके सवाल पर मेरी मम्मी खामोश रही थी। चाय वाला आदमी भी कुछ नहीं कह पा रहा था। बॉस ने उसे डांट दिया था और वह वहां से चला गया था। मेरी मम्मी बॉस के साथ ऑफिस के अंदर चली गई थी। अब मुझे कहानी कुछ कुछ समझ आ रही थी और मैं यह भी समझ गई थी कि अब आगे मुझे क्या करना है। मैं वहां से भागते हुए अपने घर में आई थी और घर आते ही मैंने मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला और मम्मी के कमरे की तलाशी लेने लगी। मैंने हर जगह तलाशी ले ली थी, अलमारी में, सोफे पर, कबर्ड में, मगर मुझे कहीं भी वह चीज़ नहीं मिली थी जो मम्मी मुझसे छुपाया करती थी। फिर मेरा ध्यान बेड पर गया। मैंने बेड की चादर हटाई, वहां पर भी कुछ नहीं था, मगर जैसे ही मैंने बेड के गद्दे हटाए तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वहां पर एक फ़ोटो रखी हुई थी। मैं जानती थी कि मुझे घर में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो मुझे मेरे पापा की तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा। यह फ़ोटो देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसका मतलब यह था कि वह चाय वाला बिल्कुल सच कह रहा था। वह सच में मेरे पिता है, क्योंकि इस फोटो में यह चाय वाला आदमी दूल्हा बना हुआ है और मेरी मम्मी इसके साथ दुल्हन बनी खड़ी हुई है। यह फोटो इन दोनों की शादी का है और बचपन से लेकर अब तक मेरी मम्मी ने कभी मुझे यह फोटो नहीं दिखाया। इसका मतलब यही है कि मेरी मम्मी हर रोज इस फोटो को देखकर रोया करती थी और मेरी मम्मी ने मुझसे ये बात छुपाकर रखी थी कि मेरे पापा भी जिंदा हैं। जब जब मैं अपनी मम्मी से पापा के बारे में पूछती थी, वो यही कहती थी कि तुम्हारे पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। आखिर मेरे पिता के बारे में मम्मी ने मुझे कभी सच बताया क्यों नहीं था? क्यों वह मुझसे छुपा रही थी कि मेरे पिता मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा है? यह सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं फिर से मम्मी के ऑफिस चली गई और डायरेक्ट उनके केबिन में जाकर बैठ गई थी। मैंने चाय वाले अंकल से पहले ही बोल दिया था कि वह हम दोनों के लिए मेरी मम्मी के केबिन में चाय लेकर आ जाए। मम्मी मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आ जाती हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ऑफिस मत आया करो, जो भी बात हो घर पर ही कर लिया करो। मैंने मम्मी से कहा कि मैं आपसे यहाँ आकर नहीं मिल सकती। मम्मी कहने लगी कि नहीं, क्योंकि यह मेरे काम करने की जगह है, यहाँ पर मैं अपने फैमिली मैटर डिस्कस नहीं करना चाहती। तभी चाय वाला चाय लेकर आ गया था। मैंने जल्दी से खड़े होकर उनके हाथ से चाय ली और कहा कि अंकल, आपकी चाय बहुत अच्छी होती है। मैं हर रोज़ यहाँ पर आया करूँगी और आप मेरे और मेरी मम्मी के लिए अपनी स्पेशल कटिंग वाली चाय बनाया कीजिए। ये सब देखकर मेरी मम्मी का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था और मेरी मम्मी ने इशारे से उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। वह वहाँ से चले गए थे, मगर वह मेरी बात पर बहुत खुश हुए थे। मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ हर रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मम्मी मैं तो स्कूल से अब हर रोज़ ही यहाँ पर आया करूँगी, क्योंकि मुझे इन अंकल के हाथ की चाय बहुत पसंद है। मम्मी कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, बिना इस आदमी से दूर रहो। मैंने कहा, क्यों क्यों दूर रहा करूं? मैं तो बस उनके हाथ की चाय पीने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मम्मी कहने लगी कि तुम सच में पागल हो गई हो। मैंने कहा, मम्मी आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे आप उनके हाथ की चाय नहीं पीती। मैंने तो देखा है कि मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ या आपके केबिन से आपको चाय देकर निकल रहे होते हैं। मेरी बातों पर मेरी मम्मी को बेहद गुस्सा आ रहा था। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारी शादी करने वाली हूँ, बेहतर यही होगा कि घर जाओ और घर के काम काज सीख लो। तभी मम्मी के कुछ क्लाइंट उनसे मीटिंग करने के लिए आ गए थे। मजबूरन मुझे वहां से उठकर अपने घर आना पड़ गया था, मगर मैंने देखा था कि मुझे मेरे पापा बड़े गौर गौर से देख रहे थे। आज मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि पापा, मुझे सब पता चल गया कि आप ही मेरे पापा हों। वह ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वह कहने लगे कि बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी मम्मी भी बहुत अच्छी है, बस अपनी मम्मी से कहो कि वह एक बार मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपके और मेरी मम्मी के बीच क्या हुआ था? तो वह कहने लगे कि इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी ही बताएगी। मैं उनसे कुछ देर बातें करके घर आ गई थी, मगर अब ना जाने क्यों मुझे अपने पिता से दिली लगाव होने लगा था।
जब से मुझे यह बात पता चली थी कि वह मेरे पिता है, तब से मैं यही चाहती थी कि मेरे पापा हम लोगों के साथ रहे, मगर मैं पूरी बात नहीं जानती थी। मुझे अब इस लुका छुपी के खेल को खत्म करना था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं मम्मी से बात करके ही रहूंगी। मम्मी जब रात के समय घर आई तो मैंने मम्मी के कमरे में देख लिया था। उसको मैंने अपने पास रख लिया। मम्मी अपने कमरे के अंदर गई और थोड़ी देर के बाद वह मुझे बहुत बेचैन नजर आ रही थी। इधर से उधर टहल रही थी, घर के सामान की छानबीन कर रही थी, बार बार बेड के गद्दे हटा रही थी। तभी मैं उनके करीब गई और कहने लगी, मम्मी, आप जो तलाश कर रही हो वह मेरे पास है। यह बात सुनकर मम्मी ने मुझे बड़ी हैरानी से पलटकर देखा था, और जब उन्होंने मेरे हाथ में वह फोटो देखी जिसको वह तलाश कर रही थी, यह देखकर वह दंग रह गई। वह मेरे करीब आई और उन्होंने एक ही झटके से वह तस्वीर मेरे हाथ से छीन ली थी। मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था मुझे देने के लिए, क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने मम्मी से कहा, अब आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह बात जान गई हूँ। यह चाय वाला आदमी मेरा पिता है, मगर मैं अपने सारे सवालों के जवाब आपसे लेना चाहती हूँ कि बचपन से लेकर अब तक क्यों आपने मुझसे यह बात छुपाई कि मेरे पापा जिंदा हैं और यहाँ इस शहर में हैं। क्यों? आप मुझे हर बार यही कहती रही कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। आपने सारी जिंदगी मुझे अकेले पाला, आपने ऐसा क्यों किया? मम्मी कहने लगी कि मेरे पास तुम्हारे सवालों के कोई जवाब नहीं है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आखिर आप क्यों परेशान रहती हो? वह चाय वाला आदमी क्यों मुझे बार बार कहता है कि वह मेरा पिता है? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, सब कुछ। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और रोते रोते ज़मीन में बैठ गई थी, जब मेरी मम्मी ने मुझे सहारा दिया और वह कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। आखिरकार आधी सच्चाई का पता तो तुमने खुद ही लगा लिया। दरअसल तुम्हारे पिता की वजह से मैंने बहुत सारी परेशानियां सही हैं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मैं तो तुम्हारे पापा को बहुत अच्छा इंसान समझती थी, क्योंकि उसने मुझसे ढेर सारे वादे किए थे। मगर जब मेरी शादी उसके साथ हो गई तो मेरा गुजारा तुम्हारे पापा के साथ ठीक नहीं होता था। मैं उस छोटे से घर में गुजारा कर सकती थी, मगर ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मेहनत मजदूरी ना कर सके, जो अपनी पत्नी को अपनी कमाई लाकर ना दे सके। मुझे लगा था कि जब तुम्हारा पिता यह खबर सुनेगा कि वह बाप बनने वाला है तो शायद वह मेहनत करना सीख लेगा, मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद कर देगा। मगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। उनका कहना यही था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। हम जिस घर में पहले रहते थे वहाँ के सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और जिस दिन से मेरी शादी हुई है मैं लोगों के घरों में काम करती आई हूँ। सबको यही लगता था कि मुझे काम करने का बहुत शौक है। मैं एक सीधी सादी लड़की की तरह ससुराल में अपना गुजारा नहीं कर सकती। मैं एक बिगड़ी हुई औरत हूँ जिसे काम करके मर्दों को फंसाने का बहुत शौक है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने शुरू से ही मुझ पर बेवजह के इल्ज़ाम लगाए। जब मैं आस पड़ोस में काम करने के लिए जाया करती थी तो उनके पति मुझ पर गंदी नज़र डालते थे, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मैं तो मजबूरी में दूसरों के घरों पर काम किया करती थी। मेरे पति ने कभी भी मेरी इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझा। वह खुद मुझे काम पर भेजता था। कॉलोनी की सारी औरतें यही समझती थीं कि मैं गलत औरत हूँ। मैं तुम्हारे पिता से कहती थी कि मैं यह काम नहीं कर सकती। लोग मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर उसे मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती थी। मैं जिस घर में काम करने जाती वहाँ पर मेरे साथ यही होता था। कई बार तो मैं अपनी इज्जत बचाकर बड़ी मुश्किल से उनके घरों से भागकर आई थी। फिर मैंने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे पिता ने जब देखा कि तुम बेटी हो तो वह आग बबूला हो गया। मुझे हर रोज मारने लगा कि मैं तुम्हें कहीं बेच दूं ताकि हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं और तुम्हें छोड़कर फिर से मैं कामकाज पर लग जाऊं, क्योंकि उस समय तुम बहुत छोटी थी। तुम मेरी गोद में आ गई थी, इसलिए मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया था। मगर एक दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सारे अत्याचार और नहीं सहूंगी। मैंने तुम्हारे पिता से बोल दिया था कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। तुम्हारे पिता के काफ़ी सारे दोस्त थे जो उनको अपनी अय्याशियों में उलझाए रखते थे। वो खुद तो कुंवारे थे, अमीर बाप के बेटे थे, इसलिए कभी उन्हें पैसा कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तुम्हारे पिता को बेटा चाहिए था। तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं उन्हें छोड़ दूं या फिर तुम्हें बेच दूं, मगर मैं तुम्हें कैसे बेच सकती थी? तुम तो मेरे शरीर का हिस्सा थी।
मैंने तुम्हारे पापा को छोड़ने का फैसला किया। तुम्हारे पापा को किसी ने बताया था कि एक लड़की है, वो चाहे तो उनसे शादी कर सकते हैं। बहुत अमीर है, मगर उस घर में उन्हें घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि वह उसी लड़की से शादी करेंगे और वहां पर घर जमाई बनकर रहेंगे। बस फिर मैंने तुम्हारे पापा को जाने दिया और मैं तुम्हारी अकेले ही परवरिश करती रही। लेकिन आस पड़ोस के लोग मुझे सारी जिंदगी गलत समझते रहे। फिर धीरे धीरे तुम बड़ी होती गई और तुम भी जवान हो गई। कॉलोनी का ही एक लड़का तुम्हें पसंद करने लगा। उसने अपनी माँ से तुम्हारे बारे में कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहता है। उसने कहा कि अभी तुम छोटी हो और उसे भी अभी कॉलेज में एडमिशन लेना है। जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वह तुमसे शादी कर लेगा। उसकी माँ तो कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम उसके घर की बहू बनो, इसलिए उसने यह बात पूरी कॉलोनी में फैला दी कि तुमने उसके बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। तभी तो वह हर रोज आकर मुझसे लड़ा करती थी और कहती थी कि तुमने हमारी कॉलोनी के माहौल को गंदा कर दिया। जैसे अपने समय में तुम थी, ऐसी ही तुम्हारी बेटी हो रही है। तुम दोनों यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैं नहीं चाहती थी कि यह बात तुम्हें पता चले। मैं जानती थी कि तुम मासूम हो, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती कि वह लड़का तुम्हें पसंद करता है। इससे पहले कि कॉलोनी के लोग तुम्हें बदनाम करते, तुम्हें बेवजह ही बदनामी सहनी पड़ती। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई क्योंकि कॉलोनी के लोगों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। वह यही चाहते थे कि हम कॉलोनी छोड़कर वहाँ से चले जाएं। मैंने वह कॉलोनी ही क्या, पूरा शहर ही छोड़ दिया। मगर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ मेरा टकराव तुम्हारे पिता से हो जाएगा। जब मैं पहले दिन अपने ऑफिस गई थी, तब मैंने तुम्हारे पापा को अपने ऑफिस में चाय लाते हुए देखा था। वह भी मुझे पहचान गए थे। मैं तभी से परेशान रहने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता चले। तुम्हारे पापा ने बताया था कि उनके जिन दोस्तों ने उन्हें अमीर लड़की से शादी करने के लिए कहा था, दरअसल वह मजाक कर रहे थे। उन लोगों ने उनको बेवकूफ़ बनाया था। तुम्हारे पापा वहां से अपने दोस्तों से लड़ झगड़ कर वापस आ रहे थे जब उनका एक जोरदार एक्सीडेंट हो गया। वह काफ़ी दिनों तक सरकारी अस्पताल में भर्ती रहे थे। उनका इलाज चलता रहा था। अस्पताल वालों ने भी कहा था कि आपकी कोई जान पहचान का हो तो उसे यहाँ पर बुला लो और उसके साथ चले जाना। तुम्हारे पापा ने अपनी मदद के लिए अपने सारे ही दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया था, मगर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था। तुम्हारे पापा कई महीने अस्पताल में रहे थे। उस समय उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ रही थी, मगर वह मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सके क्योंकि मेरे पास तो कोई मोबाइल ही नहीं था। कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जो मुझे उनके बारे में कुछ बता सकता। मैंने तो सोच लिया था कि मैं कभी तुम्हारे पापा का सामना नहीं करूंगी। तुम्हारे पापा भी यह बात जान गए थे कि अब काफ़ी समय गुजर गया। वह शर्मिंदा हुए और वह शहर छोड़कर यहाँ आ गए। जब से तुम्हारे पापा यहाँ आए हैं, उन्होंने नौकरी ढूंढने की बहुत तलाश की, मगर उन्हें कहीं नौकरी ही नहीं मिली क्योंकि वह खाली हाथ थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने किसी बंगले में नौकरी करना शुरू कर दी। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि एक समय था जब वह अपनी पत्नी से नौकरी करवाया करते थे और अब यह समय आ गया कि किस्मत ने उनके नसीब में इतनी बड़ी मजबूरी लिख दी कि उन्हें अपना गुजारा करने के लिए नौकरी करनी ही थी। वह किसी बंगले में नौकरी करने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ कि लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करना कितना मुश्किल होता है। मैं तो एक औरत थी, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर जब वहाँ पर तुम्हारे पापा की बेइज्जती हुई, तब उन्हें मुझ पर किए गए एक एक जुल्म के बारे में पता चल गया था। फिर तुम्हारे पापा ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे चाय का एक होटल कर लिया और फिर जब तुम्हारे पापा का सामना मुझसे हुआ तो वह मुझसे बहुत माफ़ी मांग रहे थे। आज भी वह मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, मगर मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। और जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, वह लड़का वही है जो शहर में हमारी कॉलोनी में रहता था। उसकी माँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बताया कि उसकी माँ का पिछले 2 महीने पहले देहांत हो चुका। वह यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया है। वह मुझे साइबर कैफ़े के बाहर मिला था। उसने तुम्हें देख लिया था। वह बार बार मुझसे कह रहा था कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हें हर हाल में खुश रखेगा। वह हम दोनों माँ बेटी को काफ़ी समय से तलाश कर रहा है। वह नहीं जानता था कि हम भी वह शहर छोड़कर ही गायब हो जाएंगे। उसने अपनी माँ के की माफ़ी मुझसे मांग ली।
मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करके रहूंगी। उस लड़के ने तुम्हें कॉल भी की थी क्योंकि उसने साइबर कैफे से तुम्हारा नंबर निकलवा लिया था। यह कहकर मम्मी रोने लगी थी। सच में मेरी मम्मी ने काफी कुछ सहा था, लेकिन मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, अब जो कुछ भी हुआ आपको पापा को माफ करना ही होगा, क्योंकि पापा ने भी अपनी जिंदगी में काफी कुछ सह लिया। उनको उनके की सजा मिल गई और आप अपना दिल बड़ा कीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन मम्मी किसी भी हाल में उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने मम्मी से कहा कि माफ तो आपको पापा को करना ही होगा। अगर आप उन्हें माफ नहीं करेंगी तो फिर आप भी सारी जिंदगी रोती रहेंगी, क्योंकि मैंने कई बार आपको देखा है कि आप पापा की फोटो देखकर रोती रहती हो। अगर आप उन्हें माफ नहीं करना चाहती तो आप उनकी फोटो देखकर रोती ही क्यों हो? मम्मी कहने लगी, क्योंकि आज भी मेरे दिल में तुम्हारे पापा के लिए मोहब्बत है। मेरी तुम्हारे पापा के साथ लव मैरिज हुई थी। मैं अपने घर से भागकर सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए आई थी, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि तुम्हारे पापा शादी के बाद बदल जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा, मगर पापा बिल्कुल पहले जैसे ही हो गए जब आप उनसे प्यार करती थी। मैंने उनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है। अपनी गलतियों पर पछतावा देखा है आप। प्लीज मेरी खातिर उन्हें माफ कर दीजिए। मम्मी पापा को माफ करने के लिए मान तो नहीं रही थीं, मगर मेरे लाख समझाने पर, मेरे लाख रिक्वेस्ट करने पर मेरी मम्मी पापा को माफ करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने पापा को फोन करके घर बुला लिया था। पापा और मम्मी का जब एक दूसरे से सामना हुआ तो दोनों एक दूसरे के सामने रोने लगे थे, और फिर मम्मी ने पापा को माफ कर दिया। इस तरह वो दोनों अपनी पुरानी सारी बातें भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ गए थे। मेरे पापा भी किराए के घर में रहते थे। वह हम दोनों माँ बेटी को अपने घर में ले गए, जबकि हमने अपना फ्लैट खाली कर दिया था। पापा ने मम्मी से कहा था कि अब तुम्हें नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाय के होटल से इतने पैसे कमा लेता हूँ कि तुम्हारा और अपनी बेटी का गुजारा कर लूँगा। कम ही सही, मगर मैं तुम लोगों को इज्जत और मेहनत की कमाई खिलाना चाहता हूँ। मम्मी ने पापा से मना किया और उन्होंने कहा कि तुम अपनी नौकरी करो, मैं अपनी नौकरी करूँगी और हम दोनों को अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाने के बाद उसकी शादी करनी है। मम्मी ने उस लड़के के बारे में भी पापा को सब कुछ बता दिया था। मैं हैरान इस बात पर थी कि मुझे भी कोई इतना प्यार कर सकता है कि मेरी खातिर वह मेरी मम्मी को शादी करने के लिए तैयार कर ले और मुझे ढूंढता रहे। मम्मी पापा और मैं एक ही घर में एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। उस लड़के की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी, क्योंकि उसने मम्मी पापा से कहा था कि अभी मेरी जॉब नहीं लगी है, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर लूँगा। वह सिर्फ मेरी मम्मी को शादी के लिए तैयार करना चाहता था, मगर उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ समय चाहिए था। मम्मी गुस्से में थी, इसलिए वह मेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बदनामी के डर से इस शहर को छोड़कर हम पहले आए हैं, अभी भी हमें इस शहर को छोड़कर जाना पड़े। इसलिए इस लड़के के कहने पर मम्मी मेरी इसके साथ शादी करवाने पर राजी हो गई थी, और यह वही लड़का था जो मुझे कॉलोनी में स्कूल में आते जाते देखता रहता था, और एक बार मैंने इसे बहुत डांटा भी था। लेकिन अब मेरी मम्मी खुशहाल रहने लगी थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी। दीपक भी मुझसे बहुत प्यार करता था, और फिर कुछ समय के बाद दीपक की जॉब लग गई। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी दीपक के साथ करवा दी। मैं अपने पति के साथ आज बहुत खुश हूँ। उधर मेरे मम्मी पापा भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वक्त के साथ साथ गलती करने वाले इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। हमें अपने दिल को बड़ा करना चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसे उसके की सज़ा हम नहीं दे सके तो क्या हुआ, वक्त और हालात ने उसको बदल कर रख दिया। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अभी अगर आपसे कोई माफ़ी मांगे और वह पूरी तरह से आपके लिए सुधर जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।